भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। 9 अगस्त को दिल्ली में होने वाले ऐतिहासिक एवं निर्णायक आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने एवं आम जनों को आंदोलन से जोड़ने के लिए राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी विभिन्न प्रांतों में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में कल स्वामी जी महाराज ज्ञान एवं शौर्य की धरती पंजाब के अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और गुरुओं को उनकी कुर्बानी के लिए याद किया। इस अवसर पर समस्त सिख संतों एवं सिख समाज की ओर से दमदमी टकसाल के मुखिया संत बाबा हरनाम सिंह जी ने 9 अगस्त को दिल्ली में होने वाले ऐतिहासिक आंदोलन को अपना समर्थन दिया तथा समस्त सिख समाज को इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। बहुत ही माननीय सम्मानजोग महापुरुष स्वामी रामदेव जी जो विश्व कल्याण इस देश के बहुत ही सम्मानजोग संत हैं, उन्होंने आज श्री हरमंदिर साहब श्री अकाल तख्त साहब पे नतमस्तक होकर सदगुरु साहिबान जी के चरणों में नमस्कार किया और मैं उनको यहाँ आने से समूचे जो सिख समाज का संत समुदाय है वो संत समुदाय का प्रमुख होने के नाते से उनको भी आया रखता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो स्वामी जी ने इस देश में जो भ्रष्टाचार और काला धन ये 2 जो मुद्दों हैं, इन मुद्दों को लेकर जो बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष किया है और पिछले समय से वो हर मंच पे, हर मोड़ पे, हर शहर में, हर ग्राम में, हर देश के कोने कोनों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और देश में जो बहुत ही बड़ा काला धन और भ्रष्टाचार का जो मसला है उस पे बहुत बड़ा इन्होंने संघर्ष किया है। उसके लिए मैं स्वामी जी का पूर्ण समर्थन करता हूँ और पूरे संत समाज की तरफ से इनका पूर्ण रूप से मैं इनकी हिमायत करता हूँ। और जो आंदोलन 9 अगस्त को दिल्ली में वो कर रहे हैं, उस आंदोलन में उनको पूर्ण सफलता मिले और हम सभी उनका पूर्ण सहयोग दें। आदरणीय स्वामी जी और भाइयों और बहनों, जब पंजाब के लोग इकट्ठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बात आपको किसी को भी याद आती है या बात करने वाली होती है वो है पंजाब के किसानों की। एक टाइम था जब पंजाब जो है देश का कटोरा था, देश के लिए सारे खाद्यान्न जो है वो पंजाब से आते थे। आज वही पंजाब है जिसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है कि एक तरफ तो ज़मीन बंजर बनती जा रही है, ज़मीन में जहर घुलता जा रहा है, पर्यावरण में जहर है। आपने इतने कीटनाशक छिड़के हैं कि तबाही कर दी आपने ज़मीन की भी, पर्यावरण की भी। उसके बाद पानी का इतना दोहन हुआ है कि पानी का स्तर आज इतना गिर गया है पंजाब में कि अब तो 600 फुट पे भी चले जाओ तब भी आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं 600-700 फुट पे भी सबमर्सिबल जो पंप्स होते हैं वो लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नुकसान खेती का या पंजाब की ज़मीन का कर दिया है वो उसके लिए मुझे लगता है कि एक आंदोलन हमें उस स्वामी जी के आशीर्वाद से एक आंदोलन यहाँ भी लगाना पड़ेगा कि पंजाब को कैसे बचाया जाए, पंजाब को ठीक रास्ते पर कैसे लेके आया जाए। स्वामी जी, पंजाब के किसान के परिवार की औसतन जो महीने की आय है वो 3,200 रुपये है। आपने ट्रैक्टर भी लिया, आपने अपने खाद भी डाली, कीटनाशक भी लगाए, पंप भी लगाए, सब कुछ करने के बाद वो कहते हैं दब के बाद रज के खा, वो भी किया, सब कुछ किया, फिर भी आपकी जो आय है वो 3,200 रुपये है। ताही पंजाब च कबूतरबाजी जड़ी होंदी है, लोग सब आज खेती छड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कि खेती कुछ नहीं रहा।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੀ ਭਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਔਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ 1 2 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ बढ़ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਹਾਰ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਖਰਚੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 15 16 17 ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਛਿੜਕੋ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾ ਛਿੜਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 15 16 ਮਾਡਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਹਾਰ ਜਾਂ ਖਾद्यान्न ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, यानी कीटनाशक या फर्टिलाइजर। और ये बड़ा काम हैगा। पंजाब प्रांत के सभी भाइयों और बहनों की ओर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। भाइयों और बहनों, पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है और इस पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में जब पंजाब का नाम आता है तो आंखों के सामने एक चित्र आता है कि देश को जब खून की जरूरत पड़ती है तो भारत माता के चरणों में रक्त समर्पित करने के लिए पंजाब सबसे पहले आगे आता है। चाहे आजादी से पहले की बात हो या वर्तमान की बात हो, भारत की सशस्त्र सेनाओं की बात की जाए तो सशस्त्र सेनाओं में एक बड़ा हिस्सा पंजाब का है। और जब पूरे भारत की भूखे लोगों के पेट भरने की बात आती है, अन्न के उत्पादन की बात आती है, तो भी पंजाब का नाम पहले नंबर पर आता है। संपूर्ण पंजाब से पूरे देश को, पूज्य स्वामी जी महाराज को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। पंजाब की धरती ऐसी वीर प्रसूता रही है। आजादी का इतिहास जब पढ़ते हैं तो या तो बंगाल के क्रांतिकारियों का नाम सामने आता है या पंजाब के क्रांतिकारियों का नाम सामने आता है। शहीद आजम करतार सिंह सराबा की बात करें, शहीद भगत सिंह की बात करें, सुखदेव की बात करें, ऊधम सिंह की बात करें, मदन लाल धिंगड़ा की बात करें, सब पंजाब से उत्पन्न हुए थे। पंजाब की माटी से उन्होंने जन्म लिया था। और अपने यहाँ पंजाब में तो वो परंपरा रही है संत और सिपाही की। हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरुओं ने त्याग व बलिदान की वो परंपरा कायम की है। पूरे देश व दुनिया के इतिहास को उठा लें तो इतनी बड़ी परंपरा, इतनी पावन परंपरा, इतनी बलिदानी परंपरा और कहीं नहीं मिलती। उसी गौरवशाली परंपरा के अनुयायी के रूप में, उन्हीं
गुरुओं के पद चिन्हों पर चलते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे आज के गुरु के रूप में हमारे सामने हैं और वो संत के साथ साथ सिपाही भी हैं। 4 जून की घटना जिस बर्बरता और क्रूरता सरकार ने की, उसके बारे में मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जब आशा का कोई उदाहरण देना होता है, एक बार पीछे हटकर दोबारा खड़े होने का कोई एग्जाम्पल देना होता है, तो स्वामी जी का उदाहरण दिया जाता है। 4 जून को सरकार ने चाहे कितनी भी क्रूरता और बर्बरता की हो, स्वामी जी जिस ताकत के साथ एक योद्धा बनकर खड़े हुए हैं, उसको आने वाला इतिहास, आने वाला भविष्य सदा स्मरण करता रहेगा। भाइयों और बहनों, आपका और हमारा सौभाग्य है पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में बैठकर, उनके सानिध्य में रहकर हमें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। पंजाब प्रांत की ओर से, मैं पंजाब के सभी भाइयों और बहनों की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठकर यह संकल्प करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि पंजाब संपूर्ण भारत से जब पूज्य स्वामी जी महाराज आप तुलना करेंगे तो पंजाब एक तरफ मिलेगा और भारत के बाकी 34 प्रांत एक तरफ मिलेंगे। वीर और महापुरुषों की ये पावनी धरा पंजाब और अमृतसर, जो दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। किसी भी स्थान पर जब महापुरुष तप करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके जप से, तप से, ध्यान से, उनके पुण्यों से वो स्थान तीर्थ हो जाता है। इसलिए अमृतसर, यहाँ गुरुओं ने जो तप किया, उससे ये धरती, यहाँ का ये पूरा आकाश, यहाँ का कण कण अमृत से भरा हुआ है। इसलिए अमृतसर ये इस धरती पर एक तरह से भगवान का वरदान है। और प्रातः से लेकर के सायंकाल पर्यंत यहाँ जो गुरुवाणी का पाठ होता है, आज विज्ञान का उपयोग करके पूरे विश्व में वो गुरुवाणी गुंजायमान होती है। और आज इस भौतिकवाद, इस साम्राज्यवाद और पूंजीवाद में झुलसता हुआ ये संसार, इसको यदि कहीं से शांति मिलेगी तो गुरुओं की वाणी से शांति मिलेगी, वेदों की वाणी से शांति मिलेगी, अध्यात्म से शांति मिलेगी, और कोई दूसरा पथ नहीं है। 9 अगस्त के दिल्ली के ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन की तैयारी पूरे हिंदुस्तान भर में चल रही है और उस तैयारी में पंजाब भी पीछे नहीं है, क्योंकि जब जब कोई पाप, अधर्म, अन्याय के खिलाफ कोई जंग लड़ी गई तो उसमें पंजाब ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो अब भी पंजाब एक बड़ी भूमिका निभाएगा। सूरा सो ही जानिए जो लड़े दीन के। आज चारों तरफ दीनता है, दरिद्रता है, चारों तरफ शोषण है, अन्याय है। अब उसको खत्म करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और हमारे गुरुओं ने भी तो यही किया। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, बाबा जी आप ये क्यों कर रहे हो? योग और अध्यात्म तो ठीक है, आयुर्वेद तो ठीक है, फिर ये आंदोलन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अन्याय, शोषण, भूख, अभाव, पीड़ा, गैर बराबरी बहुत बढ़ गई और अन्याय के खिलाफ, पाप, अधर्म के, शोषण के खिलाफ तो हमारे सभी गुरुओं ने संघर्ष किया। ज्ञात इतिहास में देखो, एक प्राचीन काल की बात है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और चाणक्य आदि महापुरुषों की जो हम बात सुनते हैं वो हजारों लाखों साल पहले की बात है। वर्तमान में ज्ञात इतिहास में गुरुओं ने धर्म के साथ यदि राष्ट्र धर्म का प्रामाणिकता से निर्वहन किया तो उसका आदर्श उदाहरण पंजाब से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। आज सभी गुरुओं ने तप किया। ये इतिहास में हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ है कि गुरुओं ने अपने शीश कटवा दिए हों, अपने बच्चों को दीवारों में जिंदा चिन दिया गया, लेकिन कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं, तपते तवे पर बैठा दिया गया
और न जाने क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां की गई। गुरु नानक देव जी कितने ऊंचे फकीर थे, सिद्ध महापुरुष थे, उनसे जेलों में बंद करके चकियां पिसवाई गई। कितने जुल्म और ज्यादतियां राक्षसों ने, पिशाचों ने, असुरों ने, जालिमों ने की। तो जालिमों का काम है जुल्म करना, और हमारा काम है उस जुल्म, पाप, अन्याय, अधर्म के खिलाफ लड़ना। कई बार ऐसा लगता है कि वो बड़े ताकतवर हैं, उनके पास में अपरिमित सामर्थ्य है, माना कि उनके पास में दुनिया की सारी दौलत होगी, माना कि उनके पास में सुख के साधन भी होंगे, लेकिन हमारे साथ में भगवान है, हमारे साथ में सच्चाई है। और इस सच्चाई के पथ पर चढ़ने में अपने को आनंद होना चाहिए। तो आज सभी भाई बहन इस 9 अगस्त के दिल्ली के ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन की तैयारी के लिए पहले से ही लगे हुए हैं, और आगे से उस तैयारी में और अधिक मजबूती के साथ जुटने के लिए कमर कसे हुए हैं। मैं आज के इस पंजाब प्रांत के सभी हमारे वो निष्ठावान, देशभक्त, जागरूक भाई बहन जो पूरे पंजाब प्रांत से आए हैं और चंडीगढ़ से आए हैं, अपने अपने जिलों से, अपने अपने तहसीलों से चल कर के आए हैं, एक बार सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इस घनघोर निराशा के बीच में जब मैं आपके भीतर जोश, जुनून, उत्साह देखता हूं तो मुझे लगता है अब सवेरा आने वाला है, अंधेरा छटने वाला है। आपको लगता है कि ये सब ताकतवर लोग, इनके पास में तो अपरिमित धन, शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता, सिंहासन, कानून, इनके पास पुलिस प्रशासन, मिलिट्री, मनी पावर, मिलिट्री पावर इनके पास तो, और फिर पूरी दुनिया की ये साम्राज्यवादी ताकतें एक होकर के और सारी दुनिया को लूटने में लगी है। कैसे बचेगा हिंदुस्तान? अब क्या करना है काम? अब जा जा करके एक एक भाई बहन के पास में गांव गांव में जाकर के बताओ कि तुम्हारी क्या ताकत है, देश की क्या ताकत है, भारत की पूरी दुनिया में क्या भूमिका हो सकती है। आज तक हम लूट चुके हैं, आगे भी लूटते रहे तो कहां होंगे। ये छोटी छोटी बातें, एक 4 पेज का ये पत्र पूरा तैयार हो चुका है, 2 दिन लगे। ये 4 पेज का पत्रक जिसने पढ़ लिया वो व्यक्ति फिर मौन नहीं रह सकता, वो शांत नहीं रह सकता, वो चुप नहीं रह सकता, वो फिर जाग जाएगा। लोग सोचते हैं लोग कैसे जुड़ेंगे? अरे भाई आप क्यों जुड़े हो? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्यों पागल होके लगे पड़े हो? मैं क्यों मौन नहीं रह सकता? क्योंकि मुझे एहसास हुआ मेरे कर्तव्य का, मेरी भूमिका का, मेरे दायित्व का, और मुझे पता लगा मेरे देश की ताकत का। और देखो ये इसमें जितनी भी बातें लिखी है ना, सबसे जाकर के बताना कि भाई अपना देश गरीब नहीं है, पहले तो ये बताओ जाकर के सबसे। और इसमें कुछ बातें तो सबकी जुबान पर होनी चाहिए, और शुरू शुरू में याद ना हो तो ये पत्रक आपको सब समितियों को कल शाम तक उनके जो है ईमेल के माध्यम से समितियों को पहुंच जाएगा, और छपा करके भी सबको भेज देंगे। और हिंदी के साथ साथ इसको पंजाबी में भी और भारत की सभी भाषाओं में भी छपा के भेज देंगे, जिससे कि सब लोगों को पता लगे कि आखिर ये पूरा आंदोलन क्या है। अब बताओ, भारत के लोगों ने मान लिया, जो किसान हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, साधारण लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, अंग्रेजी में जिसको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो है पुअर पर्सन्स कहा जाता है, गरीब लोग कहा जाता है। ये लोग सोचते हैं कि भारत में तो जो है हम लोग गरीब ही रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था करीब 1000 लाख करोड़ की। ये बातें तो सबको बताना, बैठ करके ना गांव में जाकर के ऐसे लोगों से बातचीत किया करो। भाषण देने की जरूरत नहीं है, बात करो, चर्चा करो, संवाद करो, मंथन करो, चिंतन करो। पहले बैठ करके ऐसे सोचा करते थे कि भाई क्या होगा अपने देश का, क्या होगा अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने सभ्यता का, पूरी दुनिया में हमारी क्या स्थिति होगी। थोड़ा सोचो तो हमारा देश कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है। तो सुनो,
भारत की अर्थव्यवस्था करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की है। कितने की? और भारत में करीब 20,000 लाख करोड़ की भू संपदाएं हैं। कितनी? जिस देश की करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हो और जिस देश में करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की 20,000 करोड़ की नहीं, 20,000 लाख करोड़ की भू संपदाएं हो, वो देश गरीब कैसे हो सकता है? तो फिर भारतीय लोग क्यों गरीब हैं? यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, आम जो नागरिक हैं, वो गरीब क्यों हैं? काला धन के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, अन्यायपूर्ण वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से। अब इसकी पूरी बातों को आप बताना, भारत कितना ताकतवर है। अभी भाई देवेंद्र जी को और भाई सिद्धार्थ जी को मैंने लगाया, मैंने कहा भाई निकालो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो गोल्ड और ज्वेलरी देश में है करीब 1 लाख टन। कितना? ये पूरे आंकड़े लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। 1 लाख टन गोल्ड और ज्वेलरी, जिसकी कीमत है करीब 300 लाख करोड़। कितनी है? अब ये पैसा कहां लगना चाहिए, कैसे वहां से निकलना चाहिए, ये पूरे विषय अलग हैं, लेकिन आपको खाली एक बिंदु बता रहे हैं, ये बात सबको बताना। देश की अर्थव्यवस्था है करीब कितनी? 1000 लाख करोड़। उसमें गोल्ड और ज्वेलरी में कितना है? 300 लाख करोड़। शेयर मार्केट है करीब 100 लाख करोड़ रुपए का। कितना? कभी 70, कभी 80, कभी 100 लाख करोड़, ये फ्लैक्चुएट करता रहता है ना। शेयर मार्केट कितना? 100 लाख करोड़। और अगला तो बहुत खतरनाक है, शेयर मार्केट के अंदर ये होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट। शेयर मार्केट में जो है वायदा बाजार होता है, डेरिवेटिव मार्केट उसको बोलते हैं, स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट। वो है 340 लाख करोड़ का। कितने का? ये करोड़ भी 300, 200, 300, 400 लाख करोड़। ये अब 400 लाख करोड़ कहां से आंकड़ा लिया वो मैं बता रहा हूं। 340 लाख करोड़ रुपए का क्या है? स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट। और बाकी जो एक दूसरे को बोलते हैं वायदा बाजार, उसमें 4 चीजें आती हैं। एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी, ये 2 महंगी धातुएं, तीसरा एल्युमिनियम आदि दूसरी जो सामान्य धातुएं, और चौथी चीज उसमें होती है एनर्जी। इन 4 ही चीजों का जो वायदा बाजार है, आप सुनकर के हैरत में पड़ जाओगे, 177 लाख करोड़। यही सब महंगाई आदि को बढ़ाता है। ये जो एक तो 2 बहुत खतरनाक चीजें, एक तो ये वायदा बाजार और दूसरा है काला धन। पूरी दुनिया की इकोनॉमी है करीब 80 ट्रिलियन डॉलर और इसमें इतना ही काला धन है 4000 लाख करोड़। लेकिन वायदा बाजार वालों ने तो, इन सटोरियों ने तो, और ऑफिशियल है, इन्होंने तो कमाल कर दिया। ये है ये 1200 ट्रिलियन डॉलर, 60,000 लाख करोड़। कितना? कुछ समझ में भी आ रहा है या लाख करोड़ ऐसे बोले जा रहे हो? मेरे बाबा कंप्यूटर फेल है। 80 ट्रिलियन डॉलर की तो रियल इकोनॉमी, कितनी? पूरे वर्ल्ड की। और जो वायदा बाजार है वो 1200 ट्रिलियन डॉलर का। कितने का? करीब 15 गुना ज्यादा। कितना? अब इसमें जो डिलीवरी होती है वो 1% और पैसा जमाना करना पड़ता है 5 से 10%। बाकी खेलते रहो पूरी दुनिया के साथ खेल। इसी से बढ़ता है पेट्रोल, इसी से बढ़ती है गैस की कीमत, इसी से बढ़ती है तेल की कीमत, इसी से आम आदमी को लूटा जाता है। अब ये तुम्हें पता ही नहीं। दुनिया में जो सबसे धनवान 3-4 लोग हैं, उसमें से एक का नाम बिल गेट्स है, दूसरे का नाम वॉरेन बफेट है, ऐसे ही कुछ बड़े लोग हैं। वॉरेन बफेट जो सबसे ज्यादा यही शेयर मार्केट का ये सब काम करता है, वायदा बाजार में भी, वो कहता है, उसके शब्द हैं, ये जो वायदा बाजार है वो क्या कहता है?
बोला वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, दुनिया के विनाश का सबसे बड़ा हथियार क्या है? ये वायदा बाजार। अब पता लगा दुनिया किधर जा रही है। तुम घर में बैठे बैठे अपने कभी कोई सीरियल देख लेते हो, कभी कोई पिक्चर देख लेते हो, कभी आलू के पराठे खा लेते हो, फिर थोड़ा ज्यादा मन परेशान हो जाए तो कहीं मंदिर में चले जाते हो, कहीं गुरुद्वारे में मत्था टिका लेते हो। बोले भाई भगवान सबको ठीक करिए। फिर जब भगवान को सारा ठीक करने था तो तुझे क्यों पैदा किया था? तो जरा सोचो कैसी चल रही है दुनिया। समझ में आई कुछ? तो अभी तो मैं पहुंचा था 300 लाख करोड़ रुपए का, क्या बताया? सोना और ज्वेलरी। फिर शेयर मार्केट 100 लाख करोड़, और उसमें जो शेयर मार्केट में जो ये सट्टा बाजारी है, ऑफिशियल जो वायदा बाजार है, वो 340 लाख करोड़ का। फिर जो एक और दूसरा जो वायदा कमोडिटी, जो वायदा बाजार है, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, वो कितना है? 177 लाख करोड़। ये दो तरह के वायदा बाजार है, एक शेयर मार्केट वाला और एक अलग वाला। ये गेहूं और जो है खेती वाला, और दूसरा तेल वाला। और ये अब ये कितना हो गया? अब अगले और सुन लो। माइनिंग, ये है करीब 50 से 100 लाख करोड़ का धंधा हर साल। कितना? 50 से 100 लाख करोड़ का। लैंड, रियल स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करीब 100 लाख करोड़ रुपए का। रिटेल मार्केट ये है करीब 25 से 50 लाख करोड़ की। राजनीति में है करीब 15 लाख करोड़ रुपए। नीचे से लेकर के ऊपर तक 30 लाख करीब इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और एक मेंबर के चुनाव में 5 लाख से लेकर के 50 करोड़ तक खर्च होता है। ये तो ऑफिशियल चीजें, इनको कोई नकार नहीं सकता। कोर्ट कचहरी पुलिस में करीब 10 से 15 लाख करोड़, क्योंकि हर 10वां आदमी मुकदमों में फंसा है। महिलाओं की मेहनत की श्रम का मूल्यांकन किया जाए तो करीब 15 लाख करोड़। शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा, अलग अलग तरह की बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा आदि, और हेल्थ, एजुकेशन, सब में करीब 30 लाख करोड़, तीनों में 10-10 लाख करोड़। नक्सलवाद, इसमें करीब 1 लाख करोड़। और नकली करेंसी, ये बड़ा खतरनाक है। हर 100 नोट में एक नकली होता है। भारत में यदि 10-12 लाख करोड़ रुपए छापे हैं गवर्नमेंट ने, तो उसमें कम से कम 1 लाख करोड़ नकली घूमते रहते हैं। और ये नकली करेंसी आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे हमारे जो दुश्मन देश हैं, वो देश में घुसाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, तोड़ने के लिए, कमजोर बनाने के लिए। 1 लाख करोड़, कितना? नकली नोट क्या है ये? एक नोट साल भर में कितने हाथों में जाता होगा? एक नोट 1000 रुपए का है या 500 रुपए का। एक आदमी ने उससे क्या खरीदा? रेड़े वाले से जाके सब्जी, सब्जी वाले ने उससे क्या खरीदा? कपड़ा, कपड़े वाले ने उससे को दे दिया फैक्ट्री वाले को, फैक्ट्री वाले ने उसको जो रॉ मटेरियल खरीदा था उसको, उसने दूसरे को। 1 रुपए कितने हाथों में घूमता है साल भर में? तो सभी अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक नोट कम से कम 50 जगह घूमता है। कितना? तो 1 लाख करोड़ से कितनी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई? 50 लाख करोड़ की। अब पता लगा हिंदुस्तान कैसे चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा ये तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। फिर तो 1000 लाख करोड़। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? इसको यूं समझ लो, भारत में इतने का कारोबार होता है। क्या होता है? बोलो तो, कारोबार। अब इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद, जो कुल प्रोडक्शन है, वो डिफरेंट चीज है। तो यदि 1000 लाख करोड़, इसमें से 500 लाख करोड़ को हम टैक्सेबल माने, तो देश में टैक्स का कलेक्शन आएगा करीब 50 लाख करोड़ हर साल। यदि ये आर्थिक पारदर्शिता आ जाए, काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो कितना मिलेगा? बोलो तो हैं? 50,000 करोड़ नहीं, 50 लाख करोड़। बोले बाबा ऐसे इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ाया ही नहीं, इसलिए तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। यदि ये भारत में काला धन जमा ना होता, पिछले 65 सालों में, भारत को आजाद हुए कितने साल हो गए? बोलो तो
65 साल हो गए करीब, 64 साल तो पूरे हो गए, 65 में लग रहा है। 65 साल में यदि काला धन जमा ना होता तो हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ रेट, हमारी सेविंग, हमारा एक्सपोर्ट, हमारा जो सरकारी बजट है उसकी हालात, पूरे विश्व में हमारी हालात, हमारा मनी पावर, हमारी मिलिट्री पावर क्या होती जरा सोचो। तो सभी अर्थशास्त्री कहते हैं कि हमारी जीडीपी होती 10 गुना। कितनी? जीडीपी होती हमारी 10 गुना। इतना बड़ा ताकतवर होता भारत। प्रति व्यक्ति आय होती करीब 10 गुना। प्रति व्यक्ति आय कितनी होती? एक्सपोर्ट भी हमारा चीन की तरह कितना होता? 10 गुना। आज करीब 7 से 10 लाख करोड़ है, उनका करीब जो है 70-80 से 100 लाख करोड़ है। हमारे देश में फिर जो बचत है वो डबल होती, सेविंग। फिर हमारी जो विकास दर है जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं अंग्रेजी में, वो कम से कम डबल होती। सरकार डेफिसिट की बजाय सरप्लस में होती। रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड के बराबर होती और हमारे पंजाब के लोग जाकर के इंग्लैंड में, कनाडा में, यूएसए में नहीं बसते, बल्कि अपने हिंदुस्तान को यूएसए से भी ज्यादा मजबूत बना ले। विदेशों में जमा काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए 4 जून से 8 अगस्त तक ग्राम सभा से लोकसभा तक चल रहे अभियान के अंतर्गत 9 अगस्त को 6,38,365 ग्राम पंचायतों और 2,32,000 ग्राम सभा से हस्ताक्षर किए हुए समर्थन पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंपे जाएंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर 9 अगस्त से ही शुरू होगा आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो की भांति। इस बार मैं तो अपने जीवन की अंतिम आहुति देने के लिए आ रहा हूं। आप भी अपनी ग्राम पंचायत व ग्राम सभा से इस आंदोलन को समर्थन के लिए हमें संपर्क करें। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। आजाद हुआ था ये तो कोई पुरानी बात थोड़ी है। रुपए डॉलर पाउंड में 1, 3, 5 का अंतर हुआ करता था। आज क्या हालत होगी हमारी। विश्व की कुल जो वर्ल्ड जीडीपी में हमारी भागीदारी होती थी 18वीं शताब्दी में 25 से 30%। कितनी होती थी बोलो? ये तो 18वीं शताब्दी के आंकड़े हैं, कोई भी जाकर के इंटरनेट पर देख सकता है। और आज भी वर्ल्ड जीडीपी कितने की है? 4,000 लाख करोड़ की। भारत की 1,000 लाख करोड़ की। आज भी हम 1/4 में तो हैं, लेकिन ये काले धन के रूप में चल रहा है मामला। किसमें चल रहा है बोलो? इसलिए ये एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं है देश की, ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पूरी संपत्ति है। एक एक व्यक्ति के पास 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ एक एक आदमी के पास है। अब बात समझ में आई? तो ये बात सबसे जाके बताना कि हमारा देश गरीब, हमारा देश कमजोर, इसको गरीब बना दिया कुछ लोगों ने। और ये तो अब स्विट्जरलैंड के जो स्विस बैंक एसोसिएशन के एक सीनियर मेंबर भारत में आए, उन्होंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस वाक्य को बोला, इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री, इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री, बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी एंड करप्शन। ये दूसरे कह रहे हैं हमसे। तो ये सारी बातें सबको बताना कि भाई जागो, तुम्हारा हक पाओ। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। और ये बात जब सबको पता लगेगी तो जैसे आप जग गए, जैसे मैं जगा, ऐसे सारा देश जगेगा और देश के सब लोग हमारे साथ खड़े होंगे, अपने संगठन के साथ खड़े होंगे। लोगों को जगाने की जरूरत है। तो बस देश की ताकत क्या है, हमारी भूमिका क्या है, ये सब को जाकर के बताना। फिर पूरी दुनिया में हमारा सम्मान कितना बड़ा होगा, आप सोच सकते। ऐसे ये सारे अलग अलग मुद्दे हैं। तो ये सारे पहलू,
सबसे जाकर के बताना और उनसे कहना कि भाई आओ। लोग कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, ये सरकारें तो बड़ी ताकतवर है। सरकारों को चुनता कौन है, बोलो? जनता। सरकारों को कौन चुनती है? और लोकतंत्र में लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब क्या है? अरे लोग बोलो, लोक बोलो, एक ही बात तो है। लोग बोलो, लोग तो सारे पंजाब हरियाणा के लोग तो लोग ही बोलते हैं। तो लोक का मतलब जनता, और तंत्र का मतलब व्यवस्था। तंत्र एक ही शब्द है। तो लोकतंत्र का मतलब जनता की व्यवस्था, जनता के द्वारा बनाए हुआ सिस्टम। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता। तो इस आंदोलन में जनता को इस आंदोलन के बारे में बताना, सारी जनता हमारे साथ होगी, कानून हमारे पक्ष में है, संविधान हमारे पक्ष में है, सारी ग्राम सभाएं हमें अपने हस्ताक्षर करके दे रही हैं, और 400 से ज्यादा एमपीज के भी हस्ताक्षर हम कराएंगे, और सरकार को घेरेंगे। या तो सरकार करेगी या सरकार, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बोले बाबा 9 अगस्त को क्या होगा? यही तो होगा। भाई अपनी ताकत पहचानो। किसी भी आंदोलन में यदि 1% किसी मूवमेंट में, ये तो कोई भी चीज होता है उसका एक मैकेनिज्म होता है ना। जैसे पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा? ये क्या है? साइंस। 1 और 2 क्या होते हैं? 1 और 1 क्या होते हैं बोलो? 2 और 2 कितने होते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। ये तो और सुन लो, मुंह कड़वा खाओ तुम, करेला खाओ, नीम खाओ तो मुंह कैसा होता है? और गुड़ खाओ तो इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल साइंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो आपको एक तो आपको फिजिक्स वाली साइंस बता दी, एक आपको मैथमेटिक्स बता दिया, एक आपको प्रैक्टिकल साइंस बता दी। जब भाई ये सीधी सी बात है, नीम खाओगे, करेला खाओगे तो मुंह कड़वा होगा, गुड़ खाओगे तो मीठा होगा। 2 और 2 4 होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाओ तो पानी बन जाएगा। ऐसे ही किसी मूवमेंट के साथ जब 1% भी लोग जुड़ जाते हैं तो मूवमेंट कामयाब हो जाता है। ये मूवमेंट का साइंस है, उसका मैकेनिज्म है। तो अपने मूवमेंट के 1% तो कार्यकर्ता ही हैं, और बाकी गांव गांव में जाकर के लोगों को जोड़ देना। सारा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा होगा। अब 9 अगस्त को क्या होगा? 9 अगस्त को हर एक गांव से लोगों को आना है, उनको बताना है आओ अपना हक मांगने के लिए दिल्ली चलो। एक दिन घर में काम करेंगे तो क्या मिलेगा? खेती, नौकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी कर लेंगे तो कितनी आमदनी हो जाएगी भाई? एक दिन घर में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, दुकानदारी में, धंधा, जो भी काम करेंगे तो 1000, 2000, 5000, इससे ज्यादा तो कोई कमा नहीं सकता। मजदूर तो 100-200 से ज्यादा नहीं कमाएगा। और यदि 9 अगस्त को दिल्ली आएंगे तो 400 लाख करोड़ रुपए जो बेईमानों ने काला धन लूटा है उसको वापस आने का रास्ता खुलेगा। 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाओं की जो लूट कर रहे हैं बेईमान लोग, ये लूट बंद होगी। वो साम्राज्यवादी ताकतें जो पूरी दुनिया के जल, जंगल, जमीन और भू संपदाओं पर एकाधिकार स्थापित करके पूरी दुनिया का शोषण कर रही हैं, वो शोषण खत्म होगा। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, स्वदेशी न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू होगी। कितना बड़ा काम है ये। तो ये ऐसे लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, ये काम करना है। 2 अगस्त को मूवमेंट भी कैसे की जाती है इसका तरीका होता है, आंदोलन का भी एक तरीका। आंदोलन के लिए लोगों को किस तरह से लोगों का मूवमेंट कराना है, इसके बारे में भी आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। और एक चीज बस बीच में बहुत जरूरी है, वो मैं जरूर कहना चाहता हूं। एक तो लोग पूछेंगे कि ये काला धन कहां है? एक तो देश के बाहर है, एक देश के अंदर है, और एक काला सफेद होकर के आ गया है।
किसके द्वारा, किसके माध्यम से? एफडीआई से। काला ही सफेद करके ले आया। उसमें मालिकों का नाम पता नहीं लगता, मैनेजर्स का नाम पता लगता है। मैनेजर्स तो नौकर होते हैं उस, या डायरेक्टर्स का नाम पता लगता है। एफडीआई में 80% कम से कम काला धन है। कितना? ज्यादा ही हो सकता है, लेकिन 80% तो इसके तो पूरे एविडेंस है कि किस तरह से पार्टिसिपेटरी नोट से, प्रॉमिसरी नोट से पैसा आया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बना करके पैसा आया है। ये खैर थोड़े से कठोर शब्दावली है, इसको लोगों को समझाना। काला धन वापस लाने के लिए बस एक आर्थिक पारदर्शिता के लिए कुछ कानून बनाने की जरूरत है। एक ही छोटा सा कानून बना दे कि बैंकों में गोपनीयता का कानून रहेगा ही नहीं, कहीं पर भी निवेश करोगे तो गोपनीयता का कानून रहेगा ही नहीं, उसका अल्टीमेट ओनर कौन है, उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है बताना पड़ेगा, सारा खत्म हो जाएगा चक्कर। एक छोटा सा कानून बनाना पड़ता है, लेकिन वो करिए। भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर तक सब जगह देखते, बोले भाई खत्म कैसे होगा? उसका एक मैकेनिज्म है। भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए 4 संस्थाएं ऑलरेडी बनी हुई है और एक बननी बाकी है। जो बननी बाकी है उसका नाम क्या है? लोकपाल। और जो 4 संस्थाएं बनी हुई है उनका नाम क्या है? सीबीआई। बोलो तो। दूसरा है सीवीसी। क्या है दूसरा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तीसरा है कैग। तीसरा क्या है बोलो? और चौथा है चुनाव आयोग। चौथा क्या है बोलो? चुनाव आयोग किसके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए है? चुनाव के भ्रष्टाचार को। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो वही है। चुनाव आयोग यदि मजबूत हो जाए तो मजाल कोई भी बेईमान लोग चुन करके विधानसभा या लोकसभा में पहुंच जाए। एक आदमी का डंडा मजबूत होना चाहिए, मुखिया का, तो 99% चीजें ठीक हो सकती हैं। जैसे आप लोग अपने अपने घरों के लिए जिम्मेदारी लेते हो कि नहीं लेते? तुम्हारे घर में कोई गलत होगा तो जिम्मेदार कौन? बोलो। घर का मुखिया। पतंजलि योगपीठ में कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार कौन? बाबा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। 99% में इसलिए कहता हूं 1% कोई गड़बड़ कर सकता है, लेकिन हम उस गड़बड़ के ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। 1%। और यहां तो 99% गड़बड़ चल रहा है हिंदुस्तान में, उल्टा हो रखा है। चुनाव आयोग, कैग, सीवीसी का हेड और सीबीआई का हेड प्रमुख, ये 4 व्यक्ति निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के काम करे तो हिंदुस्तान की कायाकल्प हो सकती है और भारत दुनिया से दुनिया का सिरमौर हो सकता है। सारी लूट खसोट खत्म हो जाएगी और पूरा पुराना लूटा हुआ भी वापस मिल जाएगा। अभी सीबीआई का हेड कौन नियुक्त करता है? रूलिंग पार्टी। उसके होते हैं 3 मेंबर, विपक्ष का 1। तो विपक्ष वाला कुछ भी बकबक करता रहे, वो जो बनाना होता है वो बना लेते हैं। 1-2 दिन अखबार में छपता है, 1-2 दिन टीवी पर दिखता है, हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है हम भूल जाते हैं। आपने देखा सीबीआई को लेकर के हर बार झगड़ा होता है कि नहीं होता? इसका प्रमुख कौन बनेगा, सीवीसी कौन बनेगा? एक तो पीछे हटाना ही पड़ा था सीवीसी का हेड। अब कैग ने भी काम करना शुरू कर दिया। सीबीआई का काम है पूरे देश में कोई भी भ्रष्टाचार का मामला है उसकी जांच करना। सीबीआई का काम यदि उसको पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए तो एक भी मगरमच्छ नहीं रह सकता जो चारों तरफ से बर्बादी तबाही करने में लगे। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस का डिपार्टमेंट होता है, उसका हेड है वो सीवीसी। तो नीचे तक वो सीबीसी कंट्रोल करेगा, तो नीचे तक चपरासी से लेकर के और ऊपर प्रधानमंत्री तक वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसका हेड वो कौन होता है? सरकार की कठपुतली। सीबीआई का हेड सरकार की कठपुतली, सीवीसी का हेड सरकार की कठपुतली। कैग ये तो भूल चूक से एक अच्छा आदमी बन गया। अब जैसे विनोद राय इस समय है, ये सारे 2G घोटाले से लेकर के जो करीब 2 लाख करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 1,76,000 करोड़ बोला जाता, उसका एक ही फेज आया, दूसरा तो अभी आया ही नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का 2G घोटाला और 200 लाख करोड़ का कोयडा घोटाला किसने बाहर निकाला? कैग ने। कैग का मतलब क्या होता है?
हिंदुस्तान के 99% लोगों को यही नहीं पता ये कैग है क्या। सारे सरकार का लेखा जोखा जितना भी हिसाब किताब होता है गवर्नमेंट, अच्छा आप सबका हिसाब किताब कौन चेक करती है? बोलो गवर्नमेंट। आप सबका हिसाब किताब कौन चेक करती है? गवर्नमेंट का कौन करती है? ये कैग। कितना पैसा आया, वो कहां कहां खर्च हुआ, कितना खर्च होना चाहिए था, कितना ज्यादा खर्च हो गया। जैसे ये हर चीज यही देखते हैं। जैसे पिछले टॉयलेट बननी थी 2, कितने में बनी? 35 लाख में। ये भी मामला कहां से आया? कैग से। बोले ये फिर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, बोले भाई 35 लाख रुपए में टॉयलेट 2, ऐसा पता नहीं भाई क्या वहां आदमी वहां लेटरिन जाने का तो काम कर रहे थे, कोई वहां जाकर के सोने के अंडे थोड़ी दे रहे थे। 35 लाख रुपए में 2 टॉयलेट हिंदुस्तान में, मतलब क्या हालात है सोच नहीं सकते। तो सारी चीजों का लेखा जोखा, सरकार का जितना भी लेखा जोखा है, सरकार के खर्चे का हिसाब कौन रखता है? तो भाई रोड में कितना खर्च हुआ, बिजली में, पानी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सारे घोटाले कहां से निकलते हैं? कैग से। कैग का मुखिया ठीक हो जाए, बहुत बड़ी फोर्स है इसके पीछे, बहुत बड़ी हजारों लोगों की फोर्स है, वो यही काम करती है सुबह से शाम तक। भाई कौन सा एक हेड ठीक हो जाए, दे दनादन, दे दनादन। और चौथा चुनाव आयोग, जो भी रुपए बांटे, जो भी शराब बांटे, जो भी गड़बड़ी करे, उसी का चुनाव रिजेक्ट। ये 4 संस्थाओं के प्रमुख वो निष्पक्ष होने चाहिए, अर्थात एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का और एक मुख्य न्यायाधीश, 3 लोग मिलकर के इनके प्रमुखों की नियुक्ति कर दे तो हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो 9 अगस्त को ये मांग होगी हमारी मुख्य रूप से कि पहले तो जो बने हुए 4 संस्थाएं, उनके हेड की नियुक्ति की प्रक्रिया ठीक करो, जो उसका प्रमुख नियुक्त करते हैं, और 5वां लोकपाल बनाओ, और उसके लोकपाल ऐसा ही बना दो बस। उसका लोकपाल कौन बनेगा ये 3 आदमी तय करेंगे। अभी क्या चाहती है गवर्नमेंट? केंद्र सरकार ये चाहती है कि बोले हम जिसको चाहें वही बन जाए, सरकार के 3 मेंबर और विपक्ष का 1। फिर तो सरकार जो चाहेगी वही होगी। तब बात समझ में आई भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? खाली लोकपाल से नहीं मिटेगा, लोकपाल भी चाहिए, और साथ में ये बनी हुई 4 संस्थाएं ये भी निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। ये मुद्दे हैं। अब ये सब काम करना है। जरा एक बात सुनना, ये काम तो कर लोगे, लेकिन इस काम को करते समय एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? जब भी कोई बड़ा संगठन खड़ा होता है, जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है, व्यक्तियों को तो मरवा देते हैं ये लोग, और संगठनों को तोड़ देते हैं ये लोग, और फिर नए नए अवतार ला करके खड़े कर देते हैं। इसको बोलते हैं साम्राज्यवादी षड्यंत्र। क्या बोलते हैं इसको? इसके लिए ये 4-5 पुस्तकें पढ़ा करो। ये संगठनों में जितने भी लोग काम करने वाले हैं ना, सब कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को कम से कम इन षड्यंत्रों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ एनजीओ अच्छा काम करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। एनजीओ, ये WSF, फिर ये वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, UNO आदि, ये सब मिलकर के ये बहुत बड़ा कुचक्र चलाते हैं। पूरी दुनिया के लिए सबसे 2 बड़े खतरा है, एक है बैंक और बैंकर्स, और दूसरा मेगा कैपिटलिस्ट। ये नेताओं को भी खरीद लेते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स को भी खरीद लेते हैं, और अपनी मनमर्जी के कानून पूरी दुनिया में बना लेते हैं। पूरा एक ऐसा चक्रव्यूह बना लेते हैं, वहां से मतलब कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। और इस पूरे चक्रव्यूह को समझने के लिए कुछ पुस्तकें हैं। एक तो साम्राज्यवाद का नया ट्रोजन हॉर्स, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? करीब 700 करोड़। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? करीब एक तरफ 700 करोड़ और एक तरफ 700 लोग। 700 तो बहुत ज्यादा हो गए, एक तरफ करीब 100 लोग। पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों की संपत्ति एक तरफ और 100 लोगों की संपत्ति एक तरफ।
इतना ज्यादा ताकतवर है ये लोग, इसको बोलते हैं साम्राज्यवादी लोग। ये पूरी दुनिया की संपत्ति को अपनी मुट्ठियों में बंद करना चाहते हैं, सारी दुनिया की खुशियों को कैद कर लिया इन लोगों ने। इतने ताकतवर हैं ये, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए ये भी पढ़ा करो। तो आप जो भी संगठन में भाई बहन काम कर रहे हैं उनको ना बहुत समझदार होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों के अंदर ही फूट डाल के, आपके अंदर से लोगों को तोड़ करके संगठन को 2 दिन में खत्म कर देंगे। जयराम जी की क्या आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब किसने कौन सा वायरस छोड़ दिया। और ये अदृश्य रूप में काम करते हैं। हमें देखने में लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ये हैं, हमारे वित्त मंत्री ये हैं, हमारे रक्षा मंत्री ये हैं, लेकिन हकीकत में वो प्रधानमंत्री, वो रक्षा मंत्री, वो वित्त मंत्री, वो विदेश मंत्री काम नहीं कर रहे। वो उन रक्षा मंत्री के पीछे जो काम कर रहा है वो यही ताकतें हैं, वो प्रधानमंत्री वाली बनाने वाली यही ताकतें हैं, और नेता बनाने वाली भी यही ताकतें हैं, समाज सेवी बनाने वाली यही ताकतें हैं। कई बार एनजीओज के माध्यम से, कुछ अच्छे एनजीओज में, उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी ये हमारे बुद्धिजीवी हैं जो इनके गीत गाए, वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो अर्थशास्त्री हैं, वो पर्यावरणविद हैं, वो शिक्षा शास्त्री हैं। ये बड़ी बड़ी उपमाएं देते हैं उनको, फिर उनको डिग्रियां देते हैं। अरे ये तो नोबेल पुरस्कार विजेता है, अरे ये तो मेगासेसे अवार्ड वाले हैं, अरे ये तो पद्मश्री वाले हैं, ये तो पद्म विभूषण वाले हैं। याद रखना, विदेशी पूंजी और विदेशी पुरस्कारों से चलने वाले संगठन और उनको चलाने वाले व्यक्ति 99% शंका के घेरे में होते हैं। कुछ बात समझ में आई? बोले बाबा ये भी होता है क्या? यही तो होता है। ये फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के उन सारे एनजीओज के नाम है, वो सारी फंडिंग जहां से होती है। क्यों करते हैं सब लोग? वो इसलिए करते हैं कि इनके पाप के खिलाफ कोई आवाज उठा ना सके। हम आपके सामने बैठे हैं, हमने दुनिया के किसी भी विदेशी फाउंडेशन के द्वारा 1 रुपए की संपत्ति नहीं ली और एक कोई पुरस्कार नहीं लिया। वो तो चाहते हैं, उनको क्या लगता है 10-20 करोड़ नहीं, वो तो 5-10 हजार करोड़ भी दे देंगे। हमारे सामने तो कई बार प्रस्ताव आए। आज हमने कोका कोला और पेप्सी के खिलाफ जब अभियान शुरू किया तो इनको कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। अब जब वो पेप्सी और कोका कोला थोड़ा चलना कम हुआ तो इन्होंने कई गुना ऐड बढ़ा दिया। बोलो बाबा ऐड नहीं लेता तो कोई दिक्कत नहीं। हीरो हीरोइन को, एक्टर एक्ट्रेस को पकड़ा, क्रिकेटर्स को पकड़ा, एक को 10 करोड़ 10 करोड़ किस बात के? बोले एक बार मुंह के लगा दे, बस एक बार मुंह के लगा दे, उसके 10 करोड़। फिर उस टीवी के ऊपर ऐड चलाने के फिर 100 करोड़ 500 करोड़ ऐसे इनके विज्ञापनों के। आप कमाते कितने होंगे? अरे 5 रुपए का पानी 5 पैसे का पानी 50 रुपए में बेच रहे हैं। इस देश में दूध से महंगी है कोल्ड ड्रिंक। अरे दूध के लिए तो गाय भैंस की सेवा करनी पड़ेगी, उसको चारा खिलाना पड़ेगा, उसको तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी। और ये क्या है? सबसे घटिया पानी, गंदा पानी, और उसके अंदर जहर मिला दो, हो गया कोका कोला पेप्सी। अब ये जो पानी बेच करके, मैंने कहा ना, जल जंगल जमीन 80 सारी दुनिया के जल के ऊपर करीब काबू कर चुके हैं लोग। जंगल करीब 80% खत्म हो चुके हैं, जमीनें करीब आधी से ज्यादा इनके कंट्रोल में है, भू संपदाएं पूरी तरह से इन्हीं के कंट्रोल में है। अभी तो पूरी दुनिया के पेड़ों की भी ये बोली लगाने वाले हैं, और आप जो ऑक्सीजन लेंगे उसके बदले भी आपको बिल चुकाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। समझ में आई कुछ बात? तो समझ में आई क्या बोला मैंने शब्द? ग्रीन इकोनॉमी। अब एक नई बात भाई, आप देवेंद्र जी से सुना होगा ना आपने 2-3 दिन पहले। अब ये नए नए काम हो रहे हैं, अब जियोगे कैसे? तो ये जो ताकतें हैं ये कहती हैं कि 99% लोग हमारे सामने ऐसे झोली फैला करके दया के पात्र भिखारी रहने चाहिए, हम चलाएंगे इस पूरी दुनिया को। तो बोलो अब कुछ करना है या ऐसे ही अपमानित होकर के जीना और ऐसे ही अपमानित होकर के मरना है? कुछ करना है तो कुछ करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा?
इस काम के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? तो चलो, ये संघर्ष क्या होगा वो जरा सुन लो, फिर मैं आपसे सुनूंगा। थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी ने तप और संघर्ष किया कि नहीं किया? और गुरु हरगोविंद जी ने किया। अरे आप लोग उतना तप कर सकते हो? हम उन्हीं के गुरुओं की तो संतान हैं। हमारे भीतर खून है, ये गुरुओं का है, ऋषियों का है, अपने पुरखों का, वीर वीरांगनाओं का है, ऋषि ऋषिकाओं का है। तो भाई अब क्या करना है जरा आप सुन लो। दो काम, एक तो अपना सारे का इस अपने आंदोलन के लिए 5 पहलू हैं। अपने आंदोलन के कितने मुद्दे हैं? 5 इसके पहलू हैं, 5 इसके आयाम हैं, 5 इसके एस्पेक्ट हैं। एक आध्यात्मिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा राजनीतिक, 5वां वैश्विक मुद्दों के ऊपर अपने को काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा हिंदुस्तान तो इस आंदोलन में उमड़ेगा ही। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये 4-5 स्टेट ही पूरी मजबूती से खड़े हो गए तो एक नया इतिहास 9 अगस्त को बनेगा। उसकी तैयारी आपको करनी है।